चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसके आगे का आज हम पोर्शन कवर करेंगे। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले कुमारागार दिख रहा होगा। कुमारागार का अर्थ होता है चिल्ड्रंस वार्ड रूम, वो रूम जहाँ पर बच्चों को एडमिट किया जाता है, बच्चे जहाँ पर डिलीवरी के बाद पहुँचते हैं। दूसरा होता है कुमाराधार। कुमाराधार का अर्थ होता है मेल नर्स होता है जो बच्चों के केयर टेकर के लिए रहता है उसको। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए एक चरक ने वर्णित किया है कुमारागार और कुमाराधार बागभट्ट द्वारा वर्णित है। ऐसे ही बाल क्रीड़नक है। बाल क्रीड़नक का अर्थ होता है बच्चों के खिलौने जो स्पेशली लाक्षा या लाख के बने होते थे। इसको भी आचार्य चरक ने वर्णित किया है। चरक ने कुमार शब्द का प्रयोग जो किया है वो नवजात शिशु के लिए किया है, न्यूबॉर्न के लिए किया है। अब कुछ बाल रोगों की तरफ हम देखते हैं। शारंगधर ने 22 प्रकार के बाल रोगों का 12 बाल ग्रहों का वर्णन किया है। गौर कीजिए, 22 प्रकार के बाल रोगों का वर्णन और 12 बाल ग्रहों का वर्णन शारंगधर ने किया है, जो BHU 2018 में पूछा गया था। काश्यप ने 4 माह तक के बच्चों को हस्त स्वेदन करने का निर्देश दिया है। अगर उनको स्वेदन करना है तो आप हस्त स्वेदन उनका करेंगे। चरक ने सबसे पहले स्तनपान करने को प्रथम दिन ही बोल दिया था, जो मैंने लास्ट टर्म पे पढ़ाया था। मधु घृत चटाने के पश्चात कराना है। कैसे कराना है? माता को पूर्व की दिशा में बिठाल दीजिए और दक्षिण यानी राइट ब्रेस्ट से आप बच्चे को स्तनपान कराना शुरू करेंगे। लगभग यही हमारे आचार्य सुश्रुत ने भी बोला था, दक्षिण स्तन से स्तनपान कराना है, जो मैं लास्ट टाइम पे आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम स्तनपान के निर्देश की, भैया ब्रेस्ट फीडिंग करानी कैसे है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को देखिए, स्तनपान की मात्रा प्रथम दिन माता के 100 पानी तल मात्रा के बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमने आचार्य सुश्रुत के में देखा था कि वहाँ पे स्वर्ण इत्यादि की मात्रा यानी अनंत इत्यादि की मात्रा पाणिपात तल, तो वो बच्चे के पाणिपात तल के बराबर था। यहाँ माता के हाथ को आप सिकोड़ें तो उसमें जितने आ सकता है दूध उतना आपको बच्चे को स्तनपान कराना है। माता के दुग्ध के अभाव में 2 धात्री रखनी है। अगर किसी माँ को अगर मिल्क नहीं आता है या किसी बच्चे को माँ नहीं है तो उसको देखिए आप कि आप 2 धात्री रखेंगे, ऐसा भागवत कहते हैं। चरक और सुश्रुत ने समान वर्ण की धात्री का रखने का वर्णन किया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और यदि इन्हीं 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण का बच्चा है तो उसी वर्ण की धात्री का आप प्रयोग करेंगे। सुश्रुत ने बताया है कि श्यामा वर्ण की धात्री का विधान विशेष रूप से बताया है। और धात्री के अभाव में आप कौन सा दुग्ध अगर प्रयोग करेंगे, अगर किसी प्रकार से धात्री उपलब्ध नहीं हो पा रही चाहे वर्ण की या वैसे, तो कौन सा दुग्ध आप उपयोग करेंगे? आजाद दुग्ध प्रयोग करेंगे या फिर गौ दुग्ध का प्रयोग करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको दिमाग में रखिएगा। या फिर केवल लघु पंचमूल या सालपर्णी या प्रश्नपर्णी से सिद्ध दुग्धपान का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी दुग्ध आपको मिल जाता है, आपको उस दुग्ध में क्या करना है, आपको लघु पंचमूल डालना है, उसको बॉईल करना है, उसको बच्चे को फिर देना है, या सालपर्णी या प्रश्नपर्णी का प्रयोग करके उसको दे सकते हैं। इससे दुग्ध जो होता है लघु नेचर का हो जाता है। और कुछ दुग्ध अविच्छिन्न प्रकृति के होते हैं तो अविच्छिन्न प्रकृति भी उसकी समाप्त हो जाती है। पीयूष मतलब कोलेस्ट्रम का अर्थ होता है ये प्रसूता से 3 दिन निकलता है। ये स्टार्टिंग के 3 दिन इसमें गुरु होता है या कफकारक होने से बालकों में सुश्रुत जी ने इसको निषेध बोला था। भागवत के अनुसार दंत निकलने के पश्चात नहीं, आफ्टर 8 मंथ बच्चे को धीरे धीरे करके दूध छुड़ा देना चाहिए। अब यहाँ पर हमने स्तनपान के नियम पढ़े, उसके बाद हम देखते हैं कि क्षीर महिमा यानी स्तन की महिमा क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है बताया। चरक तो बोल देते हैं क्षीरम जीवने नाम, कि जीवन के लिए दुग्ध बहुत जरूरी है। भागवत कहते हैं मातुरे पिबेत स्तन्यम तद्वलयम देह वृद्ध्यते, कि माँ का दुग्ध पीने से बच्चे की देह वृद्धि होती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ऐसा भागवत बोले हैं। काश्यप जी क्या बोले हैं? क्षीरम साधमम ही बाला नाम क्षीरम जीवनम उच्यते, कि जन्म से ही क्षीर यानी दुग्ध बच्चों के लिए साथ में और ये जीवन भर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। काश्यप खिलस्तान 22 में ही वर्णन है। इन कोटेशंस को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कोई ना कोई कोटेशंस पूछ लिया जाता है। इसमें भागवत का कोटेशन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मातुरे पिबेत स्तनम तद्वलयम विधि वृद्धि करके जो है कोटेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्तन के गुण देखिए, चरक क्या बोल रहे हैं? जीवनम है, ब्रहणम है, शात में है,
स्नेहन है, रक्त पित्त में नश्य दे सकते हैं और नेत्र शूल में तर्पण हेतु ये श्रेष्ठ है। गौर रखिए स्तन की बात चल रही, स्त्री के दुग्ध की बात चल रही, ना कि अन्य दुग्धों की। सुश्रुत कहते हैं मधुर है, कषाय अनुरस है, शीतल है, पथ्यम है, जीवनम है, लघु दीपनम है, नश्य है व आश्योतन कार्य के लिए उत्तम है। भागवत कहते हैं बात पित्त कफ एवं अभिघात जन्य अक्षी रोगों में तर्पण आश्योतन व नश्य हेतु प्रयोग करने के लिए सर्वोत्तम है। तो इतने सारे गुण इसके बताए हुए हैं, तो समझिए कि कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये। मॉडर्न साइंस में भी इसके अच्छे खासे गुण बताए गए हैं कि आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी इसके अंदर होती हैं। अब हम देखते हैं स्तन्यवर्धन। स्तन्यवर्धन को देखिए कि अगर किसी स्त्री को दुग्ध कम आता है या नहीं आता है, तब आप उसको क्या करेंगे? तो चरक और काश्यप कहते हैं कि सीधु मध्य जो होती है, उस सीधु मध्य को छोड़कर आप अन्य मध्य जो भी हैं वो आप देंगे, तो वो स्तन्यवर्धक का ही काम करेंगे। कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की उससे भी दुग्ध प्रभावित होता है। तो वात्सल्य यानी इमोशन, बच्चे का माँ के प्रति, माँ का बच्चे के प्रति जो इमोशन होता है, उसकी वजह से भी दुग्ध उत्पादन जरूरी होता है। माँ का अटैचमेंट बच्चे को जरूरी है। बार बार मिल्क फीड कराने को कहें। मानसिक तनाव, भय, चिंता, शोक, क्रोध स्तन्य नाश का प्रधान कारण होते हैं, ये तो इनसे दूर रहें। स्तन्यवर्धक द्रव्यों में शतावरी है, जबकि चरक ने स्तनजन महाकषाय में तृण पंचमूल आदि द्रव्य रखे हैं, शतावरी का प्रयोग नहीं बताया। तो ये थोड़ा हटके पॉइंट आपको मिलता है कि स्तन्यवर्धक द्रव्यों में शतावरी का प्रयोग कराना है, बट चरक ने स्तनजन महाकषाय में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया है। काकुल्यादि गण स्तनजन गण है। ये मिल्क फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। काकुल्यादि गण जो सुश्रुत जी और भागवत जी ने बोला है, यहाँ सुश्रुत जी के अन्य गणों को देखिए। मुस्तादी गण है जो कि स्तन्य शोधक बोला गया है, और योनि दोषर बोला गया है। अगर किसी के स्तन्य में गुरु प्रभाव या अभिसंधि गुण हैं, तो उसको आप मुस्तादी गण से सिद्ध कर सकते हैं, और उस स्त्री को मुस्तादी गण की औषधि दे करके उसके दुग्ध को अच्छे तरीके से शुद्धि की तरफ आप ले जा सकते हैं। सुश्रुत ने बचादी गण, हृदयादि गण, मुस्तादी गण को स्तन्य शोधक कहा है, और स्तन्य शोधक रस रस जो है वो तिक्त रस होता है। स्तन शोधक रस तिक्त रस होता है। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं हम। चरक अनुसार स्तन संपद। स्तन संपद होता है कि जो ब्रेस्ट हैं उनका साइज शेप या कैसा होना चाहिए, जिसको हम अच्छे तरीके से बेस्ट ब्रेस्ट बोलेंगे, जो बच्चे की फीडिंग के लिए अच्छा होना चाहिए। तो इसमें ना तो ऊर्ध्व स्तन, ना तो ज्यादा उठा हुआ हो, ना अति लंब ना लंबा हो, ना अति क्रश हो और ना अति स्थूल हो। युक्त पिप्पलव नहीं होना चाहिए, उसके निप्पल्स कहीं वाइफरकेट नहीं होना चाहिए। सुख प्रपानव हो, अच्छे तरीके से उसको बच्चा टच करके उसको मिल्क को शक कर सके। इस प्रकार से स्तन हो। तो वो 6 प्रकार के पॉइंट हैं जिससे स्तन संपद का गुण हमें मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ असंपत स्तन का वर्णन किया। असंपत स्तन, तो ऊर्ध्व स्तन है वो करालता यानी दांतों को बिगाड़ने का कार्य करता है जब बच्चा पीता है तो। और ऊर्ध्व दृष्टि अष्टांग संग्रह में वर्णित है। बच्चे की ऊर्ध्व दृष्टि होती है, ऊपर की तरफ देखता है। लंब स्तन श्वासावरोध को प्रमोट करता है। अति स्थूल स्तन ग्रीवा भंग भी कर सकता है बच्चे का। शुद्ध स्तन के लक्षण देखिए आप। ये कहते हैं, सुश्रुत जी कहते हैं स्वच्छ हो, पतला है, शीतल है, पांडुरम रस है, मधुर जल में डालने पर घुल जाने वाला है, विकृत वर्ण रहित होना चाहिए। उसे शुद्ध दुग्ध या प्रसन्न दुग्ध का नाम सुश्रुत जी बोलते हैं। क्षीर दोष के कुछ गुण बताए हैं। क्षीर दोष जो है कुछ उनके टाइप बताए हैं। 8 प्रकार के हमारे चरक ने। अस्तव क्षीरा दोषा इति वैवर्ण्यम, वैगंध्यम, वैरस्यम, पैचिल्यम, पैन संगातो, रोक्षम, गौरव मिति, स्नेहस्यता। अब यहाँ देखिए कि कौन कौन से गुण कौन कौन से दोषों से हैं। तो वात दोष से जो क्षीर दोष होता है वो वैरस्य, फैन संगात और रोक्ष। देखिए रूक्षता, झाग बनना, फैन माने झाग बनना, और वैरस यानी ब्रसता, रस का अभाव। ये गुण मोस्टली बातों के गुणों से आपको मिलते जुलते लगेंगे, इसलिए वात दोष के कारण ही ये दोष उत्पन्न होते हैं। विवर्णता, वर्ण वर्ण का संबंध किससे है? पित्त से। पित्त ओज तेज
इक्वल टू वर्ण। तो वो विवर्णता जब आएगी तो उसमें पित्त इन्वॉल्व होगा। वैगंध गंध आएगी तो उसमें पित्त इन्वॉल्व होगा। तो वैगंधता विवर्णता दोनों पित्त के कारण उत्पन्न होने वाले दोष हैं। कफ के कारण उत्पन्न होने वाले दोष स्नेह, पैच्छल्य, गौरव, सभी जानते हैं। स्निग्ध गुण, पैच्छल्य गुण और गुरु गुण कफ का गुण होता है, इसलिए उससे ये दोष उत्पन्न होते हैं। चरक चिकित्सा 30/237 में ये वर्णित किए गए हैं। क्षीर दोष हारित ने 5 बताए हैं। घन, उष्ण, अम्ल, अल्प और क्षार। घन, उष्ण, अम्ल, अल्प और क्षार, ये दिमाग में रखिएगा। चरक के और हारित के दोनों के क्षीर दोष रटने ही रटने हैं, ये कई बार पूछे गए हैं। अब यहाँ अगर आपने दूषित क्षीर पान कर लिया है तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनकी क्या चिकित्सा होगी, ये देख लीजिए। बैरस्य जो अपने दोष से युक्त अगर दुग्ध का पान कर लिया है तो क्रस्ता हो सकती है, पंचकोल आदि लेप का प्रयोग करना है। फैन से श्रो रोग, पीनस हो सकता है। रूक्षता से वलनाश, पंचमूल लेप का प्रयोग करना है। विवरणता से तृष्णा, पिपासा, भिन्न विट हो सकता है। वैगंध्यता से पांडु, कामला ये रोग हो सकते, सारीवादी लेप का प्रयोग करना है। पिच्छल से शोथ, गुरु से हृदय रोग, अति स्निग्ध से बमन, अति लाला शराब, निद्रा, क्लम, श्वास, कांस, प्रसेक इत्यादि रोग आपको हो सकते हैं। वर्ण के अनुसार गौदुग्ध के गुण दोष बताए हैं। अब गौदुग्ध के गुण दोष देख लीजिए। देखिए कृष्ण वर्ण की गाय है तो वात शामक होगा। पीत वर्ण की जो है वात पित्त शामक। और श्वेत वर्ण है तो कफ कारक हो सकता है। ऐसे ही अन्य दुग्धों को देखिए। अजा दुग्ध है वो ग्राही होता है। महिषी दुग्ध, जब ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि अविशंदी गौदुग्ध रेचक हो सकता है। और जो जिसका शिशु ना हो, जिसका बच्चा ना हो, चाहे वो गाय भैंस कोई भी हो, उसका त्रिदोष कारक दुग्ध दुग्ध बताया गया है। ऐसे कंसेप्ट में बस जरूरी नहीं है कि जिसका शिशु नहीं है तो त्रिदोष कारक ही हो। अब यहाँ कुछ दुग्ध घटक है, ये आप पढ़ के छोड़ दीजिएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें क्या पढ़ना है, किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, किसमें सबसे कम प्रोटीन है, किसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज है, किस इसमें सबसे कम कैलोरीज है, ये चीज आपको देखनी है। जैसा मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि स्त्री दुग्ध में आईजीजी और आईजीजी और आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाई जाती हैं, और सबसे पहले बच्चे में जो बनती है वो आईजीएम बनती है। शुद्ध दुग्ध की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एसजी मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो 1027 से 1034 होती है। स्तन्य के वर्ण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो दुग्ध है उसके वर्ण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसके कोटेशन को आप रट के रख लीजिए, कई बार पूछा गया है। तेल वर्णी बलि, तेल वर्णी बलि तुल्या घृत वर्णी महाधना। घृत वर्ण का होगा तो धनी धन आएगा उसके पास। तेल वर्ण का होगा तो बलशाली होगा। यशस्वी धूम वर्णे, धूम वर्ण का होगा तो यशस्वी होगा, यश फैलेगा उसका। तू शुद्ध है सर्व गुणोदिता, यदि शुद्ध है तो सभी गुणों से युक्त होगा। काश्यप सूत्र स्थान 19/3 में ऐसा बोला गया है। हारित ने 6 प्रकार के स्त्री दुग्ध गए, अभी 5 प्रकार के दोष बोले थे और यहाँ 6 प्रकार के स्त्री दुग्ध उन्होंने बताए हैं। तो देखिए कौन कौन से, वही है सब कुछ। घन, उष्ण, अम्ल, अल्प, क्षार। बस उसमें एक चीज और जोड़ दी है, मृदु क्षीरा करके उसको जोड़ दिया है। इसमें मृदु क्षीर बालक के लिए शुभ कारक बताया है। हम देखते हैं दंतोद्भवन। काश्यप ने इसका विस्तृत वर्णन सूत्र स्थान दंत जन्म अध्याय 20 में किया है। दंत शारीर, जिसमें अस्थि को रुचक बोला है, संधि उलूखल है और भाव पित्रज है, ये हमारे दांत के बारे में बोला गया है। कौन सी अस्थि होती है दंत की, रुचक अस्थि होती है। और संधि कौन सी होती है, उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उलूखल। भाव कौन सा होता है, पित्रज भाव होता है, पिता से ये आता है। काश्यप के अनुसार दंत निषिक्त होते हैं। निषिक्त यानी बनना प्रारंभ काय से होते हैं, रक्त धातु से होते हैं। भागवत के अनुसार दंत निषिक्त काय से होते हैं, अस्थि और मज्जा धातु से होते हैं। दोनों के कंसेप्ट में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जा जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो काश्यप ने रक्त धातु से, भागवत ने अस्थि मज्जा से।
शारंगधन ने दंत को अस्थि की उपधातु कहा है, बिल्कुल सही है। इसी के कंसेप्ट से हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। दंतोद्भेद की अवस्थाएं कितनी है? 3 है। निषिक्त होगा यानी दंत बनना प्रारंभ होंगे, मूर्तिमान यानी अपना रूप लेना शुरू करेगा, उद्भेदन यानी फूट के बाहर आ जाएगा। निषिक्त मतलब गर्भावस्था में माँ के पेट में मसूड़ों में दंतांकुर का आना, जो 4 माह में दांत निषिक्त हो जाते हैं। 4 माह में ये बनना प्रारंभ हो जाते हैं। मूर्तिमान दंतांकुरों का बढ़कर दांतों का रूप ले लेना, जो दंतांकुर हैं वो दांतों का रूप ले लेंगे, कब लेंगे? उसको मूर्तिमान स्टेज बोलते हैं। उद्भेदन देखिए, मसूड़ों को विदीर्ण कर बाहर आना, मसूड़ों को फाड़ करके बाहर आने की स्टेज। अब दंत के भेद देखिए, दंत भेद 2 प्रकार के हैं। ये पूछा गया था अभी किसमें, ये पूछा गया है आयुर्वेदिक जनरल ड्यूटी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में, आर्मी वाले में, सीसीआरएस के द्वारा जो लिया गया था उसमें, कि दंत भेद कितने प्रकार के होते हैं। दंत भेद 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये ऐसे पूछा है कि दंत उत्पत्ति कितने प्रकार की होती है, तो वो 4 प्रकार की होती है। नीचे आपको दिख रहा होगा, सामुद्रिक, समृत, विवृत और दंत संपन्न। सामुद्रिक बार बार टूट कर गिर जाते हैं, और समृत होते हैं मैले दांत, विवृत होते हैं होठों से ना ढके हुए बाहर की ओर निकले हुए दांत। दंत संपन्न होते हैं 8वें मास में जो दांत निकलते हैं, उसमें सभी गुण से श्रेष्ठ होते हैं, सभी गुणयुक्त होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं। अब शक्कर जो होते हैं दंतवेद, वो शक्कर केवल एक बार है। मोनोफायोडोंट जो कि 8 प्रकार के होते हैं। द्विज यानी डाइफायोडोंट या बाईफायोडोंट जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ होते हैं, जो 2 बार निकलते हैं, 24 होते हैं। दंत प्रकार देखिए, राजदंत, वस्त दंत, दंस्ट्रा और हानब। राजदंत को सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं। सेंट्रल इंसीजर ये कैसे होते हैं? देखिए इस प्रकार से है, ये सेंट्रल इंसीजर होते हैं। ऐसे 2 दांत आगे की तरफ देखते हैं। लैटरल इंसीजर ये होते हैं, ऐसे करके रहते हैं लैटरल इंसीजर। कैनाइन टीथ आपने शेर के दांत देखे हैं नुकीले, बिल्कुल वैसे कैनाइन टीथ होते हैं, हम सभी के पास होते हैं, क्योंकि हमारा हिस्ट्री जो है, हम मांसाहारी भी थे। बाइकस्पिड देखिए और मोलर देखिए, बाइकस्पिड और मोलर। बाइकस्पिड होते हैं जिसमें 2 कस्प निकलते हैं, इसको ऐसे बनाता हूँ उल्टा। बाइकस्पिड होते हैं, एक कस्प ही है, दूसरा कस्प है। मोलर भी लगभग ऐसे ही होते हैं। हानब इसलिए बोले गए हैं क्योंकि ये जौ के समीप होते हैं। तो देखिए पहले 2 का काम है कर्तन, और फिर कैनाइन का काम है कठिन द्रव्यों का कर्तन, यानी कि मांस इत्यादि को काट फाड़ के खाना, और चबाने का काम हमारे पीछे के दांत करते हैं, जैसे यानी बाइकस्पिड एंड मोलर्स। हम आगे की तरफ चलते हैं। काश्यप ने कुछ बातें कही, उन्हें देखते हैं कि काश्यप ने क्या कहा है। काश्यप ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि जितने माह में दांतों का निषेचन होता है, निषेचन यानी निषिक्त होते हैं, बनना प्रारंभ होते हैं, उतने ही दिनों में, जितने माह, देखिए वर्ड को पकड़ते चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जितने माह माह में दांत का निषेचन हुआ, उतने ही दिनों में फूटकर बाहर निकलते हैं, यानी बाहर निकलना, बाहर निकलना उतने ही दिनों में, ये दिन में आएगा, और उतने ही वर्षों में ये गिरकर पुनः वापस आ जाते हैं। मान लीजिए 4 माह इसमें लगे, तो 4 माह में 4 दिन में ये बाहर आ जाएंगे, और 4 साल बाद ये टूटकर पुनः आ जाएंगे। ऐसा वर्णन मिलता है। माह, दिन और वर्ष, माह, दिन, वर्ष, ऐसे आप इसको याद करें। निषिक्त, फूटकर और टूटकर बाहर आ जाना, ऐसे आप याद करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहेलियों के रूप में बोला करते थे पहले आचार्य। काश्यप के अनुसार बालिका यानी फीमेल बेबी में दंतोत्पत्ति पहले होती है, दंतोत्पत्ति पहले होती है मेल की तुलना में, इसलिए महिलाओं के दांत मुलायम होते हैं, मजबूत उतने नहीं होते जितने लड़कों के होते हैं, लेकिन काटती तेजी से वही हैं। दांतों में विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनको देखिए, कम हो सकते हैं, ये अधिक हो सकते हैं, टूटे हो सकते हैं, कराल यानी उनका शेष साइज बिगड़ सकता है, तो ऐसे को अशुभ बोला गया है। इसके लिए एक यज्ञ कराने को बोलता है, शांति उपाय जो है, मारुति ईस्ट यज्ञ कराने को काश्यप जी ने बोला है। इसको याद कर ले, जितने भी यज्ञ में और पूजा आपको पढ़ाते जाऊंगा,
उनको जरूर डायरी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भागवत ने दांतों के साथ पैदा हुए बच्चे के लिए क्या बोला है? नैगमेश ग्रह की पूजा। देखिए पूजा आ गई नैगमेश ग्रह की, जो भागवत जी ने बोली है। किसके लिए? जो बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है और दांतों की विभिन्नताएं में आती हैं, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी टूटे, कभी कराल, इस प्रकार की विभिन्नताएं आती हैं, विकृतियां आती हैं दांतों में। तो उसके लिए मारुति ईस्ट यज्ञ किसने बोला है? काश्यप जी ने बोला है। दंतोद्भव काल कितना बताया है? हमारे आचार्य काश्यप जी ने दंतोद्भव काल बताया है, काश्यप जी ने 4 से 8 माह। वहीं अष्टांग संग्रह 8 माह बोलते हैं, दीर्घ पुष्पा कह करके इसका वर्णन करते हैं। इसके बाद हम दांतों की तरफ चलते हैं। दंतोत्पत्ति काल क्रम 5 से 8 माह के बीच का बोला है। मॉडर्न साइंस में 2.5 वर्ष तक की आयु तक सभी दांत निकल आते हैं, ऐसा बोला गया है। देखिए लोअर सेंट्रल इंसीजर जो है, महाराष्ट्र 2016 में पूछा गया है। लोअर सेंट्रल इंसीजर 5 से 10 माह में निकलते हैं। अपर सेंट्रल इंसीजर जो होते हैं, सेंट्रल एंड लेटरल दोनों के दोनों, वो 8 से 12 माह में निकल रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है इनको याद करना, लेकिन बार बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। लोअर लेटरल इंसीजर और अपर लोअर फर्स्ट मोलर 12 से 14 माह में निकलते हैं। कैनाइन टीथ, जिसको आई टीथ भी बोलते हैं, तो 16 से 22 माह तक निकलते हैं। और सेकंड मोलर है वो सबसे बाद में निकलना प्रारंभ होता है, यानी 24 से 30 माह पर। तो सबसे पहले कौन से? लोअर सेंट्रल इंसीजर। ये ऐसी तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन से? 5 से 10 माह में लोअर सेंट्रल इंसीजर, और सबसे लास्ट में सेकंड मोलर 24 से 30 माह में। अब हम देखते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ को देखिए, वो मिल्क टीथ है। परमानेंट टीथ की तरफ देखते हैं। फर्स्ट मोलर जो है 5 से 7 वर्ष में। सेंट्रल इंसीजर जो है 6 से 8 वर्ष में। लेटरल इंसीजर जो है 7 से 9 वर्ष में। फर्स्ट बाइकस्पिड और सेकंड बाइकस्पिड 7 से 11 एंड 10 से 12, 7 से 11 और 10 से 12 वर्ष में। कैनाइन 11 से 14 वर्ष में। सेकंड मोलर 11 से 14 वर्ष। एंड थर्ड मोलर, जिसको विजडम टीथ बोला जाता है, अकल दाढ़ बोली जाती है, वो 17 से 25 वर्ष की एज के बीच में आना प्रारंभ होता है। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको हमारे दांतों का, जिसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। और ये डेंटल फॉर्मूला हम पीएमटी के समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ICPM/ICPMM/2, इसको हम पढ़ते थे। I फॉर इंसियर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर एंड M फॉर मोलर इंटू 2, यानी दो का डिवाइड, वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऊपर और नीचे के दांतों को देखते हुए, और दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे मिल्क टीथ 20 होते हैं, तो 2102 2102 ऐसे आप याद करेंगे। तो 2 2 4, आपने 2 1 3 और 5 हो गए ऊपर, नीचे के भी 5 हो गए, तो प्लस इसको 2 से आपने गुणा किया तो 10 10 हो गए। 10 को 10 से जोड़ा तो 20 निकल के आ गए। इसी प्रकार के 32 को देखिए, 2123 2123। 21 मतलब 2 इंसीजर ऊपर 2 इंसीजर नीचे, एक कैनाइन ऊपर एक कैनाइन नीचे, 2 प्रीमोलर ऊपर 2 प्रीमोलर नीचे, 3 मोलर ऊपर 3 मोलर नीचे। इस प्रकार से आप उसको याद करेंगे, उसका 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इस प्रकार से फॉर्मूले में आप दांतों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अब दंतोद्भेद कालीन व्याधियां देखिए, जब दांत निकल रहे होते हैं तब बच्चों को क्या क्या समस्याएं आती हैं। ऐसा अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र और अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र दोनों में वर्णित है। दंतोद्भेदस्य सर्वरोगायतनम। विशेषण तू ज्वर, ज्वर होगा, स्रोविताप होगा, तृष्णा होगी, भ्रम होगा, अभिषंद होगा, कुकुणक रोग हो सकता है, पोतकी रोग हो सकता है, बमथू हो सकती है, कांस श्वास हो सकता है, अतिसार विसर्प भी हो सकता है। वहीं देखिए अष्टांग हृदय वाले क्या कहते हैं। अष्टांग हृदय वाले बोलते हैं ज्वर हो सकता है, बिड़वेद यानी अतिसार हो सकता है, कास हो सकती है, छर्दी हो सकती है, यानी कि उल्टी हो सकती है, बमथू जिसको बोला, सिरोरोजाम हो सकता है, सिर में दर्द जिसको सिरो अभिताप बोला, अभिषंद हो सकता है, पोतकी हो सकता है, विसर्प हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? तृष्णा, भ्रम, श्वास, कुकुणक। तृष्णा, भ्रम, श्वास, कुकुणक, इसका वर्णन अष्टांग हृदय ने नहीं किया है, लेकिन अष्टांग संग्रह ने किया। तो दोनों में इतना सा ही डिफरेंट है, बाकी सभी व्याधियां समान हैं। टीथ का डेवलपमेंट क्या है? 4 माह में होने वाले अगर दांत आ जाते हैं तो क्या होंगे? अधिदंत होंगे या दंत क्षय हो जाएगा उनका।
5 माह में होने वाले दांत दंत भेद होगा, उनमें डिफरेंट होगा, उनके दांतों में क्रैक हो सकते हैं। दंत हर्ष हो सकता है, उसको कुछ भी पीने में या खाने में दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। 6 माह में होने वाले मलयुक्त हो सकते हैं, विवर्ण हो सकते हैं, वक्रदंत हो सकते हैं। 7 माह में रेखा युक्त हो सकते हैं, खंड युक्त हो सकते हैं, यानी बीच में से हेयर लाइन डिजाइन आ सकता है दांत में, और बीच में से टुकड़े टुकड़े वाले दांत भी हो सकते हैं। कैसे टुकड़े टुकड़े वाले दांत, मैं आपको खंड बता देता हूँ, जब आपको थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। ये आपके नॉर्मल दांत होते हैं। अब आपके इस प्रकार से होंगे, ऐसे इस टाइप के होंगे, खंडित दांत होते हैं। तो ऐसा आपको हो सकता है। और 8वें माह के तो दंत संपन्न है ही, सभी गुणों से 10 गुणों से युक्त है ही है। दंत दोष देखिए, सदंत जन्म पूर्व उत्तर दंत जन्म, विरल दंत हीन दंत, विरल यानी कि बहुत गैप वाले दांत, हीन दंत यानी छोटे, अधिक दंत यानी बहुत ज्यादा, कराल दंत यानी विकृति वाले, विवर्ण दंत यानी कलर विकृत हो जाए, स्फुटित दंत माने कोई छोटा सा दांत बाहर निकल जाए, टूटा हुआ हो, उसको स्फुटित दंत बोलते हैं। सदंत जन्म यानी दांत के साथ पैदा होना, पूर्व उत्तर दंत जन्म। इस प्रकार से ये 8 दोष बताए हैं। और दंतोद्भवजन्य जितने भी जो रोग अभी हमने ऊपर पढ़े, उसमें काश्यप घृत का प्रयोग करने को बोला है। किसने बोला है? काश्यप जी ने प्रयोग करने को नहीं बोला, ये बोला है हमारे बागवट जी ने प्रयोग करने को बोला है। अब हम चलते हैं दांतों से निकलकर कहीं और। तो है क्षीर अन्नाद कालीन व्याधियां देखी, जिसमें कुकुणक का वर्णन आता है, ट्रैकोमा एंड ऑप्थेल्मिया नियोनेटेरम। ये बच्चों में होने वाला कुकुणक या ट्रैकोमा है। दूषित स्तनपान करने से आईलिड में होने वाला एक रोग है, जिसको हम शाला के तंत्र में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की दृष्टि से हम पढ़ेंगे कि कितना बच्चों की दृष्टि से ये प्रभावी होता है। तो देखिए इसका रीजन क्या है। आचार्य काश्यप, सुश्रुत, भागवत सभी अलग अलग बोले हैं। काश्यप बोलते हैं कुपथ से, माता के कुपथ से, लवण व अम्ल का अधिक प्रयोग करने से। सुश्रुत बोलते हैं स्तन्य प्रकोप से। भागवत बोलते हैं दंतोत्पत्ति काल निमित्त से, दांत पैदा होते हैं उस समय कुछ गड़बड़ करेंगे तो हो जाएगा। दोष देखिए कफ और रक्त से। सुश्रुत बोलते हैं चारों दोषों से, वात पित्त कफ एंड रक्त। भागवत कुछ बोले नहीं विशेषकर। भागवत ने कहा कि इनने तो पूरे लपेट ही लिए सुश्रुत जी ने, अब मैं कि मेरे लिए बोलने के लिए क्या रहा है, कुछ नहीं तो छोड़ दो। लक्षण देखिए, आंखों से लगातार पानी आता रहेगा बच्चे के, छींक नहीं आएगी, मन अप्रसन्न रहेगा, नाक कान कुरेदता रहेगा बच्चा, मस्तक यानी माथे पर, आंख पर, नाक पर मसलता रहेगा, बर्थ में सोत भी हो सकता है, आईलिड का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, सूर्य प्रभा नहीं सहन कर पाएगा, सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाएगा, आंखों में लगातार खुजली भी करता रह सकता है, आंखों में लगातार खुजली भी करता रह सकता है। अब देखिए सुश्रुत के नेत्रकंडु अक्षी ललाट मसलता है नेत्रों, लगभग वही चीज उन्होंने बोल दी, यही चीज उन्होंने भागवत ने बोली। इसके लक्षणों से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके निदान से, दोषों से भी बहुत कम पूछते हैं, लेकिन निदान से और सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसकी चिकित्सा से, कि धात्री का बमन और ब्रेचन कराने के लिए किसने बोला है। देखिए यहाँ पर पहले सभी के पढ़ लें। धात्री का बमन व ब्रेचन काश्यप बोल रहे हैं, बालक का बमन बोल रहे हैं कौन? सुश्रुत। तो बालक का बमन ब्रेचन बोल रहे हैं भागवत। देखिए बमन ब्रेचन दोनों का साथ में, यहाँ पर कंफ्यूजन आएगी। देखिए काश्यप बोल रहे हैं ओनली धात्री का बमन ब्रेचन कराना है, केवल माँ का। भागवत बोल रहे हैं बच्चे का बमन ब्रेचन कराना है। सुश्रुत और भागवत ने धात्री के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन चिकित्सा में केवल काश्यप ने धात्री के बारे में बोला है। अगर एग्जाम में आ जाता है वो ऑप्शन में दे देगा काश्यप ने क्या चिकित्सा बताई है। बालक का बमन ब्रेचन, धात्री का बमन, धात्री का ब्रेचन, धात्री का बमन ब्रेचन, इस प्रकार से ऑप्शन दे दे। तो आपको धात्री का बमन ब्रेचन कराना है। बालक का बमन ब्रेचन किसने कराया? बाप और बालक, तो बाप और भागवत जी ने बोला है। 4 बी कर लीजिए, बी फॉर भागवत, बी फॉर बालक, बी फॉर बमन, बी फॉर ब्रेचन। बालकों में कोकला गुटका, लोहित का गुटका का प्रयोग करने को काश्यप बोल रहे हैं। यहीं सुश्रुत को हम देख सकते हैं कि बालक का बमन अपामार्ग से करना है। क्षीर अन्नाद में किससे करेंगे? बचा चूर्ण से, और अन्नाद में मदन फल से।
और गुटकांजन का प्रयोग करना है। तो ये हमें भूलना नहीं है। रावणकृत कुमार तंत्र है, योग रत्नाकर माधव निदान में कुकुणक क्षीर दोष से उत्पन्न बताया गया, क्षीर दोष से। हारित ने स्तन्य में क्षार दोष के कारण कुकुणक की उत्पत्ति बतलाई है, क्योंकि क्षारीय होगा जो स्तन वो पैदा करेगा, इसलिए आरित ऐसा बोले हैं। तालु कंटक देखते हैं, एडिनॉइड्स जो हम सालाक के तंत्र में भी देखे थे। तालु मांस में, तालु का जो मांस होता है उसमें कफ कुपित भर जाता है, उसको तालु कंटक रोग कहते हैं। स्वेलिंग वहां पर क्रिएट हो जाती है सॉफ्ट पैलेट में। लक्षण क्या होते हैं? तालुपात, स्तन द्वेष, दूध नहीं पिएगा, कठिनाई से स्तनपान करेगा, मल का पतलापन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, तृष्णा, कंडू, अक्षीरजा, बमन, ग्रीवा को सीधा नहीं रख पाएगा। ये कंडीशन बच्चे में देखने को मिल जाएंगी अगर उसको एडिनॉइड है या आयुर्वेद दृष्टि से तालु कंटक रोग है, तो ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब इसकी चिकित्सा क्या है? प्रतिसारण चिकित्सा करनी है आपको। यव क्षार प्लस मधु प्लस सौंठ और गोबर रस को मिश्रित करके इससे प्रतिसारण करेंगे। सुश्रुत कहते हैं मधुर गण की औषध से सिद्ध घृतपान कराना है। पारिगर्भिक रोग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग हैं, इसमें दोषों को जरूर आप विशेष कर देखिएगा। मरासमस या क्वासियोरकर से इसकी तुलना की गई है। परिभव, परिविवाह के दुग्ध कट्टा और अहिंडी, इसमें दुग्ध कट्टा परिविवाह के ये पर्याय पूछे गए हैं, तो इनको दिमाग में रखिएगा। कुपोषण जन्य रोग है, पता चल रहा है हमें, कोई मरासमस भी और क्वासियोरकर भी वही रोग की श्रेणी में आते हैं। गर्भिणी के स्तनपान से होता है। गर्भिणी का अगर स्तनपान बच्चा प्रॉपरली नहीं कर पाए, या क्या होता है कि बच्चे, एक बच्चा है पहले से, तुरंत ही दूसरे बच्चे की डिलीवरी हो जाए, तो दोनों बच्चों को मिल्क फीड कराने में बड़ी समस्या आती है, इसलिए न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाता, उस वजह से भी ये होता है। लक्षण क्या होते हैं? कास, अग्निमांद, वमन, तंद्रा, कार, चर्ची, भ्रम, पेट का बड़ा होना। ऐसा हमने जो भी मरासमस क्वासियोरकर के लक्षण आपने पढ़े लगभग वही है। आगे जब हम क्वासियोरकर मरासमस को पढ़ेंगे तब डिटेल में और बताऊंगा, वहां पर ट्रिक्स के फॉर्मेट में बताऊंगा आपको। वहां पे काश्यप अनुसार पारिगर्भिक रोगे तो पूज्य वही दीपनम, इन दोनों कोटेशनों को रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए और डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत पूछे गए हैं। पारुगर्भिक रोगे तू पूजने वही दीपनम, ओनली दीपन चिकित्सा करने को काश्यप बोल रहे हैं। वही भागवत देखिए, रोगम परिवाख्यम चायुंजा तत्राग्नि दीपनम, भागवत भी अग्निदीपन करने को बोल रहे हैं, दोनों ही अग्निदीपन करने को बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के श्लोक अलग अलग हैं, इसलिए इनको रट लीजिएगा। अही पूतना देखिए, अही पूतना क्या, तो नैपकिन रैशेस, बच्चे को कई समय तक नैपकिन पहनाए रहते हैं तो उसके बटॉक्स में शोर टाइप के हो जाते हैं, छाले टाइप के होते हैं, या रेड टाइप की फुंसियां हो जाती हैं, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए अही पूतना रोग का वर्णन यहाँ आता है। पर्याय क्या है? प्रस्टारु, मातृका दोष, नामिका, गुदकट्टू। नामिका और गुदकट्टू कई बार पूछे गए हैं। अही पूतना के पर्याय, ये रक्त और कफ दोष की दृष्टि से उत्पन्न होने वाले ये व्याधियां हैं, दुष्ट स्तनजन्य व्याधियां हैं। मलावरोध के कारण गुद प्रदेश में कंडू, दाह, तीव्र रुजा और पिंड का होने का खतरा रहता है, इसलिए इस रोग को आप ध्यान करिएगा, कई बच्चों में देखने को मिल जाता है। चिकित्सा क्या है इसकी? मातृ स्तन शोधन करना है, माता के स्तन का शोधन करना है। बालकों में राग व कंडू ज्यादा होने पर जलौ का अवचरण कराएंगे। सुश्रुत ने पित्तग्नि चिकित्सा करने को बोला है कि इंटरनली मेडिसिन का यूज कराएं, तो पित्तग्नि चिकित्सा करें। रसांजन का पान व लेप कराएं। रसौत, रसौत क्या होता है? रसौत होती है हमारे रसांजन से बनता है, दारू और इद्रा से रसांजन बनता है और रसांजन से रसौत बनती है, तो रसौत का लेप कराना है। वैसे जो रत्नावली में रसांजन को गुदपाक की श्रेष्ठ औषधि बताए, इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अहिपूतना का, इसलिए इसको हल्के में ना लें, इसको गौर से पढ़ें, यहाँ से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पश्चात द्रुज देखिए, वैसे रत्नावली में वर्णित है, ऐसा रत्नावली में वर्णित है, गुद प्रदेश में जलौ का सदृश वर्ण होता है, इसमें हरे पीले वर्ण का ये मलभेद यानी अतिसार होता है, ज्वर भी देखने को मिलता है। चंदनादि लेप प्रयोग करना है। गुदपाक का वर्णन कहाँ मिलता है? सुश्रुत, भाव प्रकाश और वैशिष्ट रत्नावली, तो ये इनके रेफरेंसेस याद कर लीजिए, किसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो कई क्वेश्चन तो यहीं से ही मिल जाते हैं। सैया मूत्र यानी वेड वेटिंग बोलते हैं इसको, एनेरिसिस भी बोलते हैं, बच्चों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। सर्वप्रथम वर्णन सारंगधर ने किया, भाव प्रकाश ने इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही लिख मारा है, इतना पसंद आया भागवत को, उनने उठा के एक चैप्टर ही लिख दिया। ये किसके कारण होता है? वात दोष के कारण होता है। शास्त्रोक्त चिकित्सा क्या है इसकी? अहीफेन यानी अफीम, बिंबी मूल स्वरस, अहीफेन प्लस बिंबी मूल स्वरस को आपको प्रयोग करना है। आधुनिक चिकित्सा क्या है? क्रिमियर चिकित्सा करेंगे, यानी वर्म्स को मारने की चिकित्सा करेंगे, स्तंभक चिकित्सा करेंगे, मनोबल औषधि की चिकित्सा करते हैं इसमें।
अब हम चलते हैं फक रोग की तरफ। फक रोग क्या है? फक रोग रिकेट से किया गया है, कुपोषण जन्य रोग है। इसके बारे में बोला गया बाल संवत्सरा पादाभ्यम योना गच्छति। 1 वर्ष का बच्चा यदि चल नहीं पा रहा है तो उसको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान दें उसके न्यूट्रिशन पर। तो ये 3 प्रकार के भेद होते हैं, क्षीरज, गर्भज और व्याधिजन्य। क्षीरज क्या होता है? श्लेष्म दुष्ट स्तन्यजन। श्लेष्म यानी कफ से दूषित स्तन है तो इसको फक दुग्ध बोला गया है। गर्भज वही मैंने अभी आपको बताया था, पारिगर्भिक जस्ट वैसा ही। शिशु की माता शीघ्र गर्भवती हो जाती है, पहले से एक बच्चा है और वो जब तक बड़ा नहीं हुआ है, उसका मिल्क फीडिंग अभी बंद नहीं हुआ, तब तक दूसरा बच्चा भी आ गया मिल्क फीड करने के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए गर्भणी मात्र का वर्ड आता है। दूसरा छियते म्रियते बापी, तो गर्भज फक बोला गया इसको। व्याधि जन्य, अगर बच्चे को बार बार कोई व्याधि हो रही है तो ज्वर आदि से इत्यादि व्याधियों से नितंब बाहु जंगा सूख जाती हैं, व्याधि जन्य फक रोग बोला गया है। गर्भज और व्याधिजन्य फक रोग आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्षीरज तो बड़ी मुश्किल से पहचानने में आता है। चिकित्सा क्या है इसकी? कल्याण ग्रत, सटफल ग्रत, अमृत ग्रत से स्नान कराना है। स्नान होने के 7 दिन में त्रिव्रत क्षीर से शोधन कराना है और शोधन पश्चात ब्राह्मी ग्रत सेवन कराना है। त्रिचक्र रथम, ट्राइपॉड साइकिल जो होती है उस पे चलाना है, उससे उसको चलना सिखाना है। अपने यहाँ पे वॉकर समझ लीजिए उसको। महापद्मक, एरिसिपेल्स न्यूनेटरम, त्रिदोषज व्याधि है, बच्चों में होने वाला विसर्प का ही ये भेद है। ये 2 प्रकार का होता है, बस्तिज और शीर्षक, दोनों भेद याद कर लीजिएगा। बस्तिज कहाँ से शुरू होता है? बस्तिज शुरू होता है गुद प्रदेश तक फैलता है। और कहाँ से शुरू होगा इसका? ऊपर से नीचे की तरफ ओरिजिन होता है, जैसा नाम उसका उल्टा काम। बस्ती कहाँ होती है? नीचे की तरफ। और फैलता कहाँ से? ये हार्ट टू रेक्टम, हृदय से गुद प्रदेश तक। शीर्षक कहाँ होता है? सिर कहाँ होता है? ऊपर। तो फैलना शुरू कहाँ से होगा? ये फैलना शुरू होगा हृदय प्रदेश से शंख प्रदेश की तरफ। ऐसे आप इसको समझ लीजिए। तो बहुत है, दोनों का ओरिजिन कहाँ से है? हृदय प्रदेश से, चेस्ट से इसका ओरिजिन है। और शंख प्रदेश से गुद प्रदेश तक फैलने का इसका होता है लगभग मीजल्स से, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। वर्ण लाल कमल के समान होने से महापद्मक बोला है। घातक रोग है, चिकित्सा विसर्प पद इसकी समझ लीजिए। और क्षीरालसक का पर्याय देखिए, नई डिजीज क्षीरालसक, उसका पर्याय है अत्य यानी अति पीड़ा कारक। त्रिदोष युक्त दुग्धपान है, ये करने से होता है। 3 दोष इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लक्षण देखिए, लक्षण क्या है? मल दुर्गंध युक्त होगा, विच्छिन्न झागदार होगा, नाना वर्ण का होगा, पीड़ाकर होगा, मूत्र पीला श्वेत व घन टाइप का होगा। बच्चे को ज्वर हो सकता है, अरुचि आ सकती, प्यास हो सकती है, बमन, शुष्क उद्गार, विजृंभिका, अंग भंग, अंग विक्षेप, घ्राण, अक्षी, मुखपाक। ऐसे गुण देखने, ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं जिसमें विजृंभिका और घ्राण, अक्षी, मुखपाक को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये क्षीरालसक के गुणों में। इसकी चिकित्सा क्या है? चिकित्सा है इसकी दुष्चिकित्सीय होता है वैसे तो, लेकिन बालक और माँ दोनों का बमन कराना है। लगभग उससे मिलता जुलता आ गया जो अभी हम कुकुणक में देख रहे थे, लेकिन यहाँ बच्चे और माँ दोनों का ही बमन कराना है, किसी एक का नहीं कराना है। तो बचादी व निषादी क्वाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। परिदग्ध छवि, परिदग्ध छवि बर्थ मार्क होते हैं, बच्चों में जन्म के समय पे पैदा होते हुए कुछ निशान आते हैं, उनसे रिलेटेड बागवट ने वर्णन किया है इनका। बागवट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, बर्थ मार्क बोला है इसको मॉडर्न साइंस में। पित्त दोष से होता है और मूर्वा, तिल, उत्पल, श्री, सारिवा इत्यादि शीतल प्रदेयों का प्रयोग करना है। उल्बक रोग या अंबुपूर्ण रोग या सहज रोग, इसको देखते हैं। गर्भोदक पान कर जाता है बच्चा, एमनेटिक फ्लूइड पी जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? हृदय रोग, आक्षेपक, काश, ज्वर आदि, सर्दी इत्यादि रोग होने की संभावना उस बच्चे में बहुत मिलती है। इसको उल्बक रोग कहा गया है, उल्बक रोग कहा गया है। चिकित्सा देखिए, चिकित्सा कैसी है इसकी। इसमें स्तनपान और अव्यंग निषेध बोल दिया है, भाई अभी मत पिलाओ इसको दुग्ध, और अभ्यंग मत करो इसका। स्रोतो विशोधन करो इसका, बिलवादी घृत का प्रयोग कीजिए, और अजा मूत्र पान इसमें प्रशस्त बताए। अजा मूत्र पान बहुत पूछा गया है उल्बक रोग की ट्रीटमेंट के लिए। परवानुपलव रोग क्या है? अष्टांग संग्रह यानी भागवत जी का ही बताया हुआ ये रोग है। हाथों से उठकर वायु सिर के प्रदेश, पृष्ठ, मुस्क यानी स्टोटम, और फिर पैरों को जकड़ देती है। एक तरीके से इसको समझ लीजिए गाउट जैसे ही मान लीजिए बच्चों में।
पर्वानुप्लव रोग बोल दिया इसको। पर्व यानी जॉइंट्स को प्रॉब्लम पैदा करता है ये। चिकित्सा क्या है, देखिए उल्बक में अजा मूत्र बोला है और यहाँ बस्त मूत्र नहीं, बकरे का बस्त मूत्र शुरा साधित तेल, बस्त मूत्र और शुरा से सिद्ध किया तेल का प्रयोग करना है। बात व्याधि की चिकित्सा करनी है इसमें, कोई वात दोष के कारण है। उत्फुल्ल का रोग अभी आयुष सीएचओ में पूछा गया है, देखिए इसको योग रत्नाकर ने वर्णित किया है। आद्यमान वात समुत्फल्ली वक्ष कुक्षौ शिशोर भवेत। आद्यमान होगा, पेट फूलेगा, कुक्षी में, वक्ष में, चेस्ट में वायु के घूमने जैसा लगेगा। उत्फुल्ल का शब्द विख्यात श्वास स्वथु शंकुला। तो यहाँ क्या करोगे, बच्चे के उदर में जलौका लगाकर रक्तमोक्षण करोगे। बच्चे को उदर से जलौका से रक्तमोक्षण आप करना प्रारंभ करोगे, ये यहाँ पर करना होता है इस चिकित्सा में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क कास की तरफ चलते हैं। शुष्क कास अष्टांग संग्रह में वर्णित है, चर्मदल काश्यप ने वर्णित किया है। इसकी चिकित्सा देख लीजिए, शुष्क कास की स्तन शोधन करना, धात्री का घृत वर्जित मांस शूप का प्रयोग करना। छोटे छोटे ट्रीटमेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। चर्मदल क्या बोलते हैं, काश्यप ने अलग से ही चैप्टर लिख दिया है इसके ऊपर। उन्होंने बोला केवल क्षीरप या स्तन दोष से ही पैदा होता है, या क्षीर अन्नाद में स्तन दोष और आहार दोष दोनों से पैदा होता है। चर्म दलमिति चर्म अवधारणात् सा चतुर्विधो बात पित्त कफ सन्निपातज, 4 प्रकार का इसको बता दिया है, बात पित्त कफ और सन्निपातज। वहीं कुरंड देखिए, ऑर्काइटिस को बोलते हैं कुरंड, भागवत ने ही इसका वर्णन किया है, पित्त दोष के कारण बोला है उन्होंने। दोष कौन सा इन्वॉल्व होगा इसमें, पित्त दोष। चिकित्सा क्या है, संबुक योग का प्रयोग करना है, बालकों में कर्ण के ऊपर सरावेदन करने को बोल दिया है। अब यहीं पर बाल सोच देखिए, मरासमस इसको समझ लिया, अष्टांग संग्रह भागवत ने ही वर्णित किया है। इसमें क्या बोल दिया है कि बच्चा दिन में बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा शीतल जलपान प्रयोग करता है, कफ से संबंधित कोई से भी निदानों का सेवन करता है, तो कफ दूषित दुग्धपान करने से जो रसवायु स्रोतस हो जाते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, और उसकी वजह से न्यूट्रिशन प्रॉपरली बॉडी में आगे नहीं पहुंच पाता, आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, बच्चा इस वजह से सूखता चला जाता है। इसमें अर्ची होगी, प्रतिशाय होगा, ज्वर होगा, कास होगा, शिशु सूखने लगेगा, मुखमंडल पर विशेषता, मुख जो होगा विशेषता वो सूख जाएगा। मरासमस के पेशेंट का चेहरा देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसा ही। इसमें अश्वविष्टासुरस प्लस मधु प्लस मुलैठी का प्रयोग कराना है, या द्विवार्ता की फल रस का प्रयोग कराना है, या केवल अष्टविष्टासुरस का पान कराएंगे। अश्व यानी घोड़ा, घोड़े की विष्ठा यानी मल, उसको निचोड़ करके जो उसमें से रस निकलेगा, जल निकलता है, जो वाटर निकलता है, उसका पान कराना है। जल शीर्षक देखिए, हाइड्रोसिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर में जब जल का संग्रह हो जाता है, किसमें, उसके पाया मैटर, ड्यूरा मैटर या सब अरेक्नोइड स्पेस में कभी हो जाता है, अरेकी मैटर के अंदर, तो वहां पर हमें हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन देखने को मिलती है। बोला गया है आल्सो नोन एज वाटर ऑन द ब्रेन इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल्स और कैविटीज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की कैविटीज में, वेंट्रिकल्स में ये सीएसएफ इकट्ठा हो जाता है, उसका जमाव हो जाता है, उसका सर्कुलेशन रुक जाता है, उसका फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस रोग हो जाता है। ये 2 प्रकार का बताया है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में भी कई रीजन बताए हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर मैट्रिक्स हीमोरेज इन प्रीमेच्योर इन्फेंट, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, V1 V2 V3 ऐसे करके वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके बीच में अगर हीमोरेज कहीं हो जाता है तो उसकी वजह से, ब्लॉकेज होने की वजह से वहां पर वेंट्रिकल से सीएसएफ का सर्कुलेशन रुक जाता है, उसकी वजह से भी ब्रेन में इकट्ठा हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, आर्नोल्ड चियरी मेलफॉर्मेशन डिजीज है, उसकी वजह से भी ऐसा देखने को पाया जाता है। एडिडक्ट, एक्यूडक्ट एट्रीसिया या स्टिनोसिस, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें एक्यूडक्ट होती है, उस एक्यूडक्ट का अगर स्टिनोसिस हो गई या एट्रेसिया यानी उसमें सिकुड़ाव हो गया उसमें, तो सीएसएफ का फ्लो बहुत ज्यादा होता है वहां पर, तो उसकी वजह से भी ब्रेन में सीएसएफ इकट्ठा होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब होता है एक्वायर्ड, देखो वो तो अभी हमने जन्मजात पढ़े, जो बच्चा जन्म से ही लेके आता है। एक्वायर्ड में सीएनएस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस बहुत बड़ा रीजन है इसका, जो बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर्स हैं, हेड ट्रॉमा है, सिर में चोट का भी कारण बहुत देखने को मिलता है। इंट्राक्रेनियल हीमोरेजेस हैं और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है।
परीक्षण कैसे करेंगे, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? तो एक्सरे करवा सकते हैं आप, न्यूमो एनसेफेलोग्राफी करवा सकते हैं। यूएसजी को बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल बोला गया है इसके लिए, हाइड्रोसेफेलस के लिए बच्चों में स्पेशली। मैकीवन साइन होता है, मैकीवन साइन की वजह, मैकीवन साइन क्या होता है? बच्चे के आप सिर पर परकशन करेंगे, कहाँ? स्कल के पास परकशन करेंगे, फ्रंटल टेम्पोरल बोन के जॉइंट पर या पेरेंटल बोन की जॉइंट पर, तो आपको एक रेजोनेंट महसूस होगी सिर के ऊपर, रेजोनेंस साउंड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद शल्य तंत्र में कि जलोदर में आप करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर आपको करना है। तो उसी तरीके से एक लहर सी महसूस होगी आपको वाटर की, तो वो आप मैकीवन साइंस बोलते हैं उसको। सनसेट साइन आप देखेंगे हाइड्रोसेफेलस में देखने को मिलता है। इसकी चिकित्सा देखिए, डायरेटिक ड्रग देंगे, वेंट्रिकुलोस्टोमी या कोरेडोप्लेक्सेक्टोमी आप करेंगे इसमें, या शंट डालेंगे बीच में जॉइंट्स को, वहां से सर्कुलेशन शुरू करने के लिए आप शंट का प्रयोग करेंगे। जब शंट का प्रयोग आप करेंगे, आप कुछ उदर कृमि और उनकी चिकित्सा देखिए। राउंड वर्म और एस्केरिस लुम्ब्रिकस हैं, उसके लिए पिपराजीन का प्रयोग करना है, पलास और बिडंग अपने आयुर्वेद के अनुसार। H4 हुकवर्म का एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल है, जो उसका बफेनियम हाइड्रोक्लोराइड, भल्लातक और निम्ब। थ्रेड वर्म और पिन वर्म और एंटेरोवियस वर्मिकुलरिस के लिए पिपराजीन एंड निम्ब। टैब वर्म और टीनिया सोलियम के लिए निक्लोसामाइड, कंपिल्लक। एंटमीवा एस्टोलिटिका और जियार्डिया के लिए मेट्रोनिडाजोल एंड कुटस। देखिए बस इसको अलग सिंपलीफाई कर लीजिए, आप हुकवर्म को याद कर लीजिए और टैब वर्म को, इन दोनों के अलग अलग हैं। टैब का निक्लोसामाइड, हुकवर्म का वेफेनियम हाइड्रोक्लोराइड, बाकी राउंड एंड थ्रेड वर्म का पिपराजीन है, और एंटमीवा एस्टोलिटिका एंड जियार्डिया इंटरस्टाइलर दोनों का मेट्रोनिडाजोल है ना। और वैसे मैं आपको ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट जो है, मैं ये जो दवा के, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डायरी में लिखे होंगे, ए चीनी, भय, ऐसे करके मैंने आपको, कदापू करके मैंने आपको याद कराए थे, तो वहीं से आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, वहीं से आपको मिल जाएंगे। एल्बेंडाजोल सभी कृमि में हितकर होता है, केवल अमीबा और जियार्डिया में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, वहां पर आपको मेट्रोनिडाजोल का ही प्रयोग करना होता है। अब हम चलते हैं जॉइंडिस की तरफ, नियोनेटल जॉइंडिस और नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिया या नियोनेटल इक्टेरस। ये एक ऐसी कंडीशन 50 से 60% बच्चों को अफेक्ट करती है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में जो होती है, और नॉर्मली ये ठीक हो जाती है। जन्म के समय सीरम बिलिरुबिन 3.5 होता है, पहले दिन 5 और सेकंड दिन 9 और तीसरे दिन 13 मिलीग्राम हो तक ये जा सकता है, 13 मिलीग्राम पर डीएल तक जा सकता है। कॉजेज क्या है इसके? फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस मेनली इसमें होता है। तो इसको देखते हैं, रिलेटिवली लो एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम ग्लूकोरोनिसिल ट्रांसफरेज की लो एक्टिविटी होने के कारण ये हो सकता है, ये कम वर्क करता है, इसके कारण अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होती है नॉर्मली, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। शॉर्टर लाइफ स्पाइन होता है बच्चों में, रेड ब्लड वेसल्स का 80 से 90 दिन का टाइम होता है, तो जल्दी जल्दी बनती हैं, जल्दी जल्दी टूटती हैं, तो वहां से हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हीम अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन से बिलिरुबिन बनता है, वो बिलिरुबिन जा करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो न्यूनेटल जॉइंडिस के तहत आ जाता है। जबकि हमारे अंदर, एडल्ट के अंदर 100 से 120 दिन टाइम पीरियड होते हैं, इसलिए वहां पर इतना ओवरलोड नहीं होता है। रिलेटिवली लो कन्वर्जन ऑफ बिलिरुबिन टू यूरोबिलिरुबिन, बिलिरुबिन का यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, वो कन्वर्जन रेशियो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? फोटोथेरेपी है इसका, जिसमें प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन होता है ट्रांस बिलिरुबिन को, जो कि वाटर सॉल्युबल सिस बिलिरुबिन में चेंज कर देता है। यहाँ फोटोथेरेपी ब्लू लाइट का ही यूज किया जाता है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होती है बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करने के लिए। क्लेफ्ट पैलेट और हेयर लिप को हम पढ़ते हैं। क्लेफ्ट पैलेट बहुत सिंपल है, ये क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन किस उम्र में करना है? बस उम्र ध्यान रखिए, 3 माह में। सॉरी, क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन कब करना है? 3 माह में। क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन 1.5 से 2 वर्ष में आपको करना है। खंड औस्ट यानी क्लेफ्ट लिप
बात दोष के कारण होता है बागवट कहते हैं, खंड तालु बात और पित्त दोष के कारण होता है शुश्रुत कहते हैं। तो आयुर्वेद से मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूल ऑफ 10 कि क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए रूल ऑफ 10 क्या है। 10-10 का आंकड़ा चलेगा। देखो हेमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा होना चाहिए, एज अप्रॉक्स 10 वीक से ज्यादा होनी चाहिए, वेट 10 एलबीएस से ज्यादा होना चाहिए और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो 10,000 पर MMQ से कम होना चाहिए। नियोनेटल टिटनेस को 8th डे डिजीज बोलते हैं। ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी के कारण ही होती है, सभी जानते हैं, वही चीज है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं है। न्यूनेटल टिटनेस के नाम से 8th डे डिजीज को जाना जाता है, या यूं बोलूं कि न्यूनेटल टिटनेस को 8th डे डिजीज के नाम से जाना जाता है। न्यूरोटॉक्सिन्स इसमें होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से बच्चे के बाउंड से होते हुए वो बॉडी में प्रवेश कर जाता है, और खासकर जो न्यूनेट्स होते हैं जब उनकी अम्लाइकल कॉर्ड को कट किया जाता है विदाउट नॉन स्टेराइल डिलीवरी होती है, नॉन हाइजीनिक डिलीवरी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और बच्चे को टिटनेस होने के चांस रहते हैं। इसलिए उनको टीटी के इंजेक्शंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्रिवेंशन है इसका टॉक्सॉइड एस डीपीटी, डीटी, टीटी एंड टीडी। 3 प्राइमरी डोजेस दिए जाते हैं बच्चे को। कहाँ दिया जाता है, रूट क्या है इसका, इंट्रामस्कुलर रूट इसका होता है टिटनेस के इंजेक्शन का, टॉक्सॉइड का। अब ये बाल गृह से आगे के पॉइंट्स हम आगे कवर करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस को लगाते रहिए। क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव जितने ज्यादा लगाएंगे, उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट बनेंगे।